हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका पॉलिटी के सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आपके पॉलिटी के महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आपके यूपीएससी हो, यूपीएस प्री हो, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए। जो आपके सब्जेक्ट से भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र और आपके नागरिकता से संबंधित मूल अधिकार से जो भी आपके प्रश्न आए हैं वो इस सीरीज से हटकर आपकी कहीं नहीं आएंगे। कोई से आप सीरीज उठा के देख लीजिए, आप उसके प्रश्न और इस सीरीज के आप प्रश्न मिला के देख लीजिए, आपके 99% आपके जो प्रश्न आएंगे वो इस सीरीज का हटकर आपके कहीं नहीं जाएंगे। और आपके लिए ये यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल के लिए तो महत्वपूर्ण आपकी क्लास हो जाती है। इस क्लास को देखना बिल्कुल ही ना मिस करें। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन एवं के.एम. मुंशी ने निभाई थी। बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने निभाई थी। बीपी मेनन और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अबुल कलाम आज़ाद एवं जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में। कैसे ने? ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 रियासतें थी, जिसमें से आपके 549 रियासतें क्या हो गई थी? भारत में शामिल हो गई थी। सरदार पटेल और बीपी मेनन ने इसको कूटनीति समझौते के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर भैया न मानोगे, कहते हैं नहीं, साम दाम दंड भेद सब अपनाए जाएंगे, तो सभी अपनाए गए थे आपके। पहले प्यार से मान जाओ, फिर समझौता होता था, और फिर क्या? दंड। जैसे आपके किस में हुआ था? जैसे आपके हुआ था हैदराबाद को किसके तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। वहाँ क्या था, जो केंद्र की सरकार पुलिस थी उसको राज्य सरकार की वर्दी पहनाकर बहुत पिटाई की थी वहाँ। फिर जनता अपने आप कहने लगी कि नहीं, हम तो भारत में ही शामिल होंगे। वहाँ का राजा भी कहने लगा हाँ, हम भारत में ही शामिल होंगे। तो सब उसी के द्वारा मिलाया गया था। आपके 1949 में राज्यों का वर्गीकरण किया गया, जिससे एक मजबूत, एकीकृत एवं आधुनिक राज्य की क्या हुई थी? नींव रखी गई थी, जो मौजूदा क्या हमारा भारत है। 3 रियासतें थी जो क्या शामिल होना नहीं चाहती थी आपकी: जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और जम्मू कश्मीर रियासत। जूनागढ़ रियासत, यहाँ का राजा था वो मुस्लिम था आपके, लेकिन जनता यहाँ की हिंदू थी। जो वोट पड़े थे वो आपके पाकिस्तान के पक्ष में कम पड़े, हिंदुस्तान के पक्ष में ज़्यादा पड़े, इसलिए किस में शामिल किया गया? भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर को आपके विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था। जो यहाँ के राजा थे बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ? भारत से सहायता मांगी। फिर क्या हुआ? भारत सरकार ने क्या हुआ? सरदार पटेल ने क्या करवाए थे? विलय पत्र पर साइन करवाए थे, और धारा 370 लागू हो गई थी उसी दिन से आपके, जो अभी हटा दी गई। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित भारतीय संघ में शामिल होने की सही प्रक्रिया का क्रम कौन सा है? कौन सा क्रम है? बड़ौदा, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। बड़ौदा पुलिस कार्रवाई के द्वारा, विलय पत्र, जनमत संग्रह, विलय पत्र, जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, विलय पत्र, जनमत संग्रह, विलय पत्र, पुलिस कार्रवाई। किसके द्वारा शामिल किया गया था आपके? तो बड़ौदा, जूनागढ़ को विलय पत्र आपके किसके द्वारा शामिल किया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपकी? डी करेक्ट है। देखो, बड़ौदा तो क्या हुआ था, स्वेच्छा से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और शामिल हो गया था। जूनागढ़ के शासक का जनता ने विरोध किया, और जनता की इच्छा जानने के लिए क्या किया गया था? जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें भारत पक्ष में वोट पड़े थे, और क्या हुआ था? भारत में विलय हो गया। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? आपके कव्वाली आक्रमण के बाद शासक ने भारत से सहायता मांगी। जो वहाँ के शासक थे आपके, उन्होंने भारत से क्या मांगी? सहायता मांगी, और विलय पत्र पर क्या कराए गए? हस्ताक्षर कराए थे, और यहीं से धारा 370 लागू हो गई थी, जो इस समय हटा दी गई है। हैदराबाद के निजाम
भारत में विलय पत्र के लिए तैयार नहीं थे भैया, फिर ठुकाई हुई और ठुकाई होने के बाद में क्या हुआ था, फिर तो शामिल हो गए। क्या क्या जो सरदार पटेल थे, बीपी मेनन थे, इन्होंने कूटनीति तरीके से आपके साम दाम धन तीनों तरीकों से क्या हुआ था, राज्यों का क्या किया गया था, एकीकरण किया गया था। क्या किया गया था, एकीकरण किया गया था। प्रश्न संख्या 3, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है संघ है? अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, किस में है आपके, किस में कहा गया है आपके? तो आपके अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है संघ है। राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का नाम अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है संघ है। जो हमारे यहाँ की जो आपकी कैसी है, फेडरल है आपकी या यूनियन? संघ कैसा है? तो हमारा यूनियन है। एक बार आ जाओ चिमक की तरह चिपक जाएंगे, जाने ही नहीं देंगे। जैसे आपके सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, सिक्किम को शामिल किया गया, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया आपके। जैसे अमेरिका का क्या, वहाँ फेडरल है, वहाँ की आपकी देश की नागरिकता के अलावा राज्य की नागरिकता की होनी चाहिए आपकी। जैसे कैलिफोर्निया है तो आपको कैलिफोर्निया की नागरिकता होगी आपके पास में, और आपके अमेरिका की नागरिकता होगी। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ओनली इंडियन सिटीजन, केवल भारतीय। आप किसी भी राज्य से संबंधित हो, कोई मतलब नहीं है, केवल आप क्या है, भारतीय। सबसे पहले देश है भारतीय, आप किसी भी राज्य के हो, कहीं की हो आप, तो लिखा नहीं होता है ओनली इंडियन। और पहले किस सूची में शामिल है, तो आपके पहली सूची में शामिल है। कौन सी सूची में? पहली सूची में शामिल है। क्या क्या बताया गया है आपके, तो राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची में, बड़े संघ क्षेत्र के बारे में, और भविष्य में जोड़े गए जो भी राज्य अन्य क्षेत्र के बारे में, सब किस में बताया गया है, अनुच्छेद 1 में बताया गया है। किस में बताया गया? अनुच्छेद 1 में। प्रश्न संख्या 4, अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? राज पद्धति का प्रयोग प्रकार व संघ देश का नाम, और राज पद्धति का प्रकार देश का नाम व देश, राज पद्धति का प्रकार व देश। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। देश का नाम भारत है और राज पद्धति का प्रकार कैसा है, संघ है। भारत क्या है, राज्यों का क्या है, संघ है। शासन प्रणाली की बात की गई है। प्रश्न संख्या 5, किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्यों को संघ में मिलाने क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त आपके? अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 4 में, किस में प्राप्त है आपके? तो अनुच्छेद 3 में प्राप्त है। किस में? अनुच्छेद 3 में प्राप्त है कि किसी भी संसद किसी की सीमा में क्या राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, सीमा को घटा सकती है, सीमा को बढ़ा सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है, आपकी सीमा विस्तार कर सकती है, सीमा बढ़ा भी सकती है, सीमा घटा भी सकती है, और संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। लेकिन किसकी सलाह से? आपके राष्ट्रपति को पहले सलाह देनी पड़ेगी, उसके बाद में किसको सलाह देनी पड़ेगी? राष्ट्रपति को। तो आपका क्वेश्चन 5 का ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? आपके ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 6, राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि मतलब बढ़ाना हो, कमी करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व का मतलब होता है पहले मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है? आपकी राष्ट्रपति की होती है। अनुच्छेद 3 कहता है इस बात को। जैसे आपका मैसूर का क्या कर दिया गया? कर्नाटक कर दिया गया। क्या किया गया था? कर्नाटक किया गया था। प्रश्न संख्या 7, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1950 में 4 राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया। वर्ग का, खा, गा, घा, चारों वर्गों के नाम शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये भी आपकी सही बात है।
भाग खा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है, बिल्कुल सही बात है, घा में शामिल है। का में वे राज्य थे जहां गवर्नर जनरल का शासन था, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। तो हमसे ये कहलवाना क्या चाह रहा है, तो ये कह रहा है सही कौन सा गलत है। भैया सब सही है, गलत कोई सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, कोई नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो कौन आया था आपके, तेलंगाना आया था। कैसे आया था, तेलंगाना आया था। और आपके 2 जून 2014 में बना था। कब बना था, 2 जून 2014 में 29वां राज्य बना था। कितना राज्य बना था आपके, 29वां राज्य बना था। लेकिन आपके जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश में बना दिए गए आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितने राज्य रह गए आपके, 28 राज्य। कितने रह गए, 28 राज्य रह गए। प्रश्न संख्या 9, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा ओडिशा नाम कब रखा गया। सन 2010, सन 2011, सन 2012, सन 2013। तो उड़ीसा नाम कब रखा गया आपके, सन 2011 में रखा गया। कब रखा गया आपके, सन 2011 में रखा गया। प्रश्न संख्या 10, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपके, 1991 में हुआ था। और इसी के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया आपके, 239 ए जोड़ा गया, ए 239 ए भी जोड़ा गया। और दिल्ली में एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और ये संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में संशोधन हुआ था, जिसमें 239 ए जोड़ा गया और 239 ए भी जोड़ा गया था। और फिर क्या बना, एक विधान परिषद सभा बनी और आपके मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू था, बिल्कुल सही बात है। दमन और द्वीप को 56 में संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, बिल्कुल सही बात है। दादरा और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश में शामिल थे, बिल्कुल सही बात है। चारों सही आपके सही है। हमसे पूछा है गलत कौन सा है। अगर आपके यहाँ पर देता था फ्रांसीसी उपनिवेश के शासन के अंतर्गत था, तो यहीं पर क्या हो जाता, ये गलत हो जाता। तो हमें क्या चाहिए, गलत। इसमें कोई सा नहीं है, इसमें गलत आपकी कोई सा नहीं है, बाकी क्या है, सब सही है। प्रश्न संख्या 12 नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम, मतलब कौन सी सन में कौन सा राज्य क्या हुआ था आपके, गठन किया गया था। तो सिक्किम कब बना था आपके, 1975 में बना था। कब बना था, 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। लेकिन नागालैंड कब बना था आपके, 1963 में। जहीं गलत हो गया, ये गलत हो गया आपके। नागालैंड कब बना था आपके, 1963, 1 दिसंबर 1963 को बना था, 16वां राज्य भारत का। हरियाणा आपके पंजाब पुनर्गठन आयोग के द्वारा बना था और 1 नवंबर 1966 को बना था आपके हरियाणा। कब बना था, पूर्ण राज्य आपके 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम आपके बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 16 मई 1975 को। कब बना था, 16 मई 1975 को पूर्ण राज्य बना था। और 34वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश आपके कब बना था, 1987, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना था। पहले ही क्या था आपके, तो ये केंद्र शासित प्रदेश था अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ऑप्शन कौन सा, सिक्किम की बात आया है तो गलत हो गया, यहीं 1975 है और 1963 है। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश 1987, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट है।
प्रश्न संख्या 13, सिक्किम भारत का एक समृद्ध राज्य बनाया गया था, मतलब संवैधानिक राज्य बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें, 35वें, 42वें। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संयोगी राज्य या समृद्ध राज्य बनाया गया था? कौन से? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। कौन से? 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत। तो ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत, मतलब विधिवत का मतलब होता है पूर्ण राज्य, भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था आपकी? तो 34वें, 35वें, 36वें, 37वें। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पूर्ण राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1975 में। कब? 1975 में सिक्किम पूर्ण राज्य बनाया गया था। और कितनी तारीख को पूछा जाए तो 16 मई। कब? 16 मई 1975 को। प्रश्न संख्या 15, छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को, 10 नवंबर सन 2000 को, 1 जनवरी सन 2000। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को बना था, मध्य प्रदेश से अलग होकर। कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। प्रश्न संख्या 15, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम लिखिए। कौन सा क्रम? वही इसमें बताना है सही कौन सा है आपके। सबसे पहले कौन सा राज्य बना है? तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो आपके नागालैंड की बात की गई थी तो कब हुआ था? आपके 1963 में हुआ था। कोई है? कोई नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेघालय आपके 1972 में बना था। 2 जनवरी 1972 को क्या बना था? पूर्ण राज्य बना था। क्या बना था? पूर्ण राज्य बना था। और उससे पहले किसका हिस्सा था? कमेंट करके जरूर बताएं। सिक्किम आपके 16 मई 1975 को बना था पूर्ण राज्य आपके। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना था। तो आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ए करेक्ट है, सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही कालक्रम को पहचानिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। तो कब बना था? अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा है आपके? कौन सा है? तो आपके आंध्र प्रदेश है 1953 में। लेकिन भाषा के आधार पर कब गठन हो गया था इसका? 1 अक्टूबर 1953 में। लेकिन पुनर्गठन आयोग के बाद में तो 1 नवंबर आपके 1956 में बन गया था। और उसके बाद में क्या बना था आपकी? 1966 में हरियाणा बना था। 1 नवंबर 1966 को कौन बना था? हरियाणा बना था। फिर क्या बना था? हिमाचल प्रदेश 1971 को बना था, 25 जनवरी 1971 को। और सिक्किम 16 मई 1975 को। तो इसमें पूछ रहा है कालक्रम कौन सा सही है। तो आपके 1963 आपकी क्या आता है? 1953 कौन आता है? सॉरी, 1953 में कौन आता है? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, पहला। उसके बाद में 1966 में कौन बना था? हरियाणा। तो ऑप्शन 30, ऑप्शन तीसरा करेक्ट है आपके। फिर क्या बना था? हिमाचल बना था, 1971 में बना था। सिक्किम 1975 में। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? 1, 3, 2, 4 करेक्ट है। प्रश्न संख्या 18, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1856 में, 1953 में, 1957 में, 1960 में। तो कब की गई थी? 1953 में की गई थी। 22 दिसंबर 1953 में की गई थी
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे इसके अध्यक्ष थे। और सदस्य आपके HN कुंजरू और आपके KM पड़ेकर, ये क्या थे? इसके सदस्य थे। तो इस आयोग के लिए फजल अली आयोग भी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग कहा जाता है। इसने रिपोर्ट कब पेश की थी, कब दी थी? तो 1956 में दी थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसने रिपोर्ट कब पेश की थी? आपके 1956 में पेश की थी। और फिर इसके बाद में आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर क्या किया गया था? राज्यों का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब हमें गलत बताना है। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु, भैया पहला ही गलत आ गया। पहला ही क्या है? गलत है। गोवा को दमन और दीप से अलग किया गया था, ये भी बात सत्य है। बम्बई गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। हिमाचल प्रदेश पहले संसाधन मतलब केंद्र की सूची में था, बिल्कुल सही बात है। तो हमें गलत चुनना है, कौन सा सही है आपकी? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट है। मैसूर राज्य का नाम क्या था? कर्नाटक था। और कब बदला गया था? तो 1 नवंबर 1973 को बदला गया था। क्या नाम कर दिया गया? कर्नाटक कर दिया गया। कौन सा नाम कर दिया गया? कर्नाटक, 1 नवंबर 1973 को। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही कालक्रम मतलब बताना है या है। महाराष्ट्र कब बना था राज्य? तो महाराष्ट्र बना था 1960 में। कब बना था? 1960 में क्या बना था? महाराष्ट्र बना था 1 मई 1960 को। राजस्थान की बात किया है तो 1956 में बना था। तो राजस्थान है कहीं? हाँ, राजस्थान 1956 में, महाराष्ट्र 1960 में, हरियाणा 1966 में। राजस्थान की बात की है तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण किया गया था या गठन किया गया था। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को और आपके महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को। तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब राजस्थान बनने के बाद में 10 साल बाद क्या बन गया था? हरियाणा बन गया था। किससे अलग हुआ था आपके ये? तो पंजाब से अलग हुआ था। और 17वां राज्य बना था हरियाणा। कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। 17 कहीं 70 में समझ लेना। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है आपके? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो है, ये ना है? बिल्कुल है। दमन और दीप बिल्कुल है। गोवा है? भैया गोवा ही नहीं है। क्या? गोवा नहीं है भैया। गोवा कब आपके पूर्ण राज्य बन गया था? तो 1987 में बन गया था। कब बना था? 1987 में बना था, पूर्ण राज्य बना था। और 25वां राज्य गोवा बना था आपके 30 मई 1987 को। तो यही आपके गलत है, हमें तो गलत ही चाहिए। पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो बाकी सब करेक्ट है, हमें कौन सा चाहिए? सी सही है, तो सी करेक्ट है हमारे लिए। तो गलत को गलत ही चाहिए। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सन 2019 को मिली संसद की मंजूरी के बाद किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था? किसका निर्माण किया गया था? संसद में मंजूरी कब मिली थी? तो 5 अगस्त 2019 को क्या किया था? पारित किया गया था। आर्टिकल 370 हटा दिया गया। और आपके 31 अक्टूबर सन 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे आपके। कौन कौन से? लद्दाख जम्मू, लद्दाख कारगिल, लद्दाख जम्मू कश्मीर और आपके लद्दाख। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अध्यादेश है? राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन। ये सिफारिश देने की क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है? केंद्र राज्य
संबंधों का अध्ययन करना है, ये परीक्षण करना कि क्या मद्रास नगर को आंध्र प्रदेश में शामिल किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके? सॉरी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपके? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है आपके? ऑप्शन बी करेक्ट है। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब की गई थी? तो जून 1948 में। किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और उस समय जो आयोग अध्यक्ष कौन थे आपके? तो एस के धर थे। कौन थे? एस के धर इसके अध्यक्ष थे। और भाषाई आधार पर प्रांतों का क्या करना था? पुनर्गठन करना था राज्यों का। और इसी के लिए क्या कहा जाता है? धर आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर आयोग कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, पहले ही बता दिया गया आपके। प्रश्न संख्या 24। अच्छा, इसमें सही मिलान चुनना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी? भैया बिल्कुल ना, आक्रमण की घोषणा नहीं कर सकती, बिल्कुल गलत बात है। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्थानीय परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो आपको ऑप्शन चुनना है, कौन से दे रखे हैं। तो ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 2 3, 1 2 3, 1 2 4। तो भैया हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। कौन सा? सी करेक्ट है। किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकती, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत ना, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आपके ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 25। भारत की संसद किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं हैं? इसमें कुछ नहीं है आपका, लेकिन आपको क्या प्रश्न घुमा देता है तो आप वहीं चकरा जाते हो। और ये आपके यूपीएससी में आया हुआ आपके प्रश्न है। ऐसे समझ लो, जो भी आपके प्रश्न आए हैं यूपीएससी में, यूसीजीएल में, 99-100% आपके प्रश्न आए हुए हैं। आप पेपर उठा के देख सकते हैं, इसमें आपकी कोई दोहराई नहीं है। इस बात की मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। साधारण विधेयक, साधारण बहुमत और आपके सामान्य विधि प्रक्रिया के द्वारा, तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो विधेयक को संबंधित राज्यों और राज्यों की विधानसभा को भेजते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है आपका। राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह से, ना भैया कोई ज़रूरत ना है, सलाह दो ना मत दो, एक बार बता दी हमने, कोई दिक्कत ना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 26। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध, वही भैया आरोही क्रम में। नागालैंड कब बना था आपके? 1960 में। कब बना था? 1960 में। तो आप देख लो, नागालैंड, सॉरी 1963 में, कंफ्यूज हो गया इस बात को लेकर। कब बना था? 1963 में नागालैंड बना था। मेघालय 1972 में बना था। सिक्किम 1975 में बना था। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था। तो ये क्या है? कालक्रम है, मतलब कब इनका गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 27। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी, इकहरी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत केवल इकहरी नागरिकता प्राप्त करता है। कैसी? इकहरी। हम भारत के नागरिक हैं। और नागरिकता संबंधी अनुच्छेद आपके 5 से 11 है। कितने? 5 से 11 नागरिकता की बात की गई है। भारत में केवल इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता की बात की गई है। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में ऐसे कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? बिल्कुल ना है। इकहरी नागरिकता की तो बात हम ही करके आए हैं प्रश्न नंबर 27 में। 28 में कैसे कह देंगे क्या? हाँ है। भारत में इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है भैया।
बिल्कुल सही बात है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, बिल्कुल है, कैसे ना है, बिल्कुल है। तो ये भी बात करेक्ट है, तो आप ये भी करेक्ट है आपकी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपकी? केवल बी करेक्ट है। कौन सा? एक ही बात सत्य है भैया, जहाँ में है। अगर नहीं शब्द काट दिया होता तो आपके ऑप्शन 2 और 3 सत्य होते, नहीं है तो भैया ना है। तो एक ही करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में ऐसे भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को? किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को प्राप्त है भैया। किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। नागरिकता अधिग्रहण की बात की गई है और नागरिकता समाप्ति की बात की गई है। नागरिकता अधिग्रहण कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं? तो 5 प्रकार से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र अधिग्रहण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा। और छोड़ने हैं तो स्वेच्छा से छोड़ दो, या किसी दूसरे की देश की नागरिकता प्राप्त कर लो, या भैया देश से गद्दारी करोगे तो आपकी नागरिकता स्वतः ही वंचित कर दी जाएगी। किसी शत्रु देश से मिलकर अगर भारत में आघात करते हो तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। भैया आधार कार्ड संध्या 16 में मना कर दिया सरकार ने, ये आपके नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो ये गलत है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत ना है। गलत है तो गलत है। एक बार जारी करने के पश्चात इससे निर्गत करने वाले प्राधिकार आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दौरा ही नहीं है भैया। दोनों गलत है, दोनों गलत है आपके। ऑप्शन डी करेक्ट है, ना ए सही है ना 2 सही है, दोनों ही बेकार है, दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 31, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। तो किस में बात की गई? तो सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में। और ये नागरिकता प्राप्ति की बात करता है और नागरिकता आपकी छोड़ने की भी बात करता है। और हमें नागरिकता कब मिल गई थी? तो भैया हमारे दादा परदादा भारत में ही थे, तो 26 जनवरी 1950 में थे यहाँ पे, तो मिल गई भैया। और बाकी किसके द्वारा हो जाती है? पंजीकरण के द्वारा प्राप्त होती है, देशीकरण के द्वारा होती है, और आपके किसी क्षेत्र को विलय करने पर होती है आपकी, तो हो जाती है। यही कारण है। और त्याग की हमने आपको पहले ही बता दिया, या तो स्वेच्छा से त्याग दो या विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो आपकी देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या सरकार द्वारा वंचित कर दिए जाओ, दिवालिया हो जाते हैं लोग, तो उनकी नागरिकता क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। तो आ गई बात समझ में? कोई दोहरा है, कोई संदेह, कोई शक? प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में ऐसे किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया था? तो भैया 1963 में नहीं किया गया था, बाकी सब किया गया। 1986 में भी किया गया, 2013 में 3 में भी किया गया, 2015 में किया गया, लेकिन 1963 में नागरिकता संशोधन अधिनियम नहीं किया गया था। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से वे मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो भारतीयों को 5 अधिकार केवल प्राप्त हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, विदेशी को भी प्राप्त हैं और हमें भी प्राप्त हैं, लेकिन 5 मूल अधिकार हैं जो केवल हमें प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं हो सकते। वो कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल आपकी 15 है। कौन सा अनुच्छेद आपकी? 15। किसकी बात करता है? आपकी जाति, धर्म, भेद, लिंग के आधार पर अगर भेदभाव होता है तो क्या होता है? आपकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमें 16 भी कहता है। कौन कहता है? 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में समानता। हम सरकारी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन विदेशी व्यक्ति नहीं कर सकता सरकारी नौकरी।
ये सरकार की, ये विदेशी को नहीं दिए गए हैं आपके। पर आपके अनुच्छेद 19 बात करता है। अनुच्छेद 19 किसकी बात करता है? विचार की बात करता है। हम विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा नहीं, रैली होती है, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं हम, सम्मेलन सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, और आपके फिर संचरण कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं। हम चाहें तो अभी महाराष्ट्र में चले हैं रैली करने, हम चाहें तो बिहार में चले हैं, लेकिन कैसे? शांतिपूर्ण तरीका से। ना तो जानते हो राज्य सरकार की पुलिस होती है, कैसे धुआं बिखेर देगी कोई पता नहीं है। और फिर वहाँ रह सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं, ज़मीन भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू थी तो वह ज़मीन नहीं ले सकते थे, लेकिन अब ज़मीन ले सकते हैं। जब धारा 370 हटी थी तो सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन ली थी तो उत्तर प्रदेश वालों ने ली थी वहाँ ज़मीन, सबसे ज़्यादा। आपकी देख लो ये बात। उसके बाद में महाराष्ट्र के लोगों ने ली थी। फिर निवास कर सकते हैं भैया, जब रहेंगे तो क्या करेंगे? व्यवसाय कर लेंगे। तो ये क्या कितनी किसकी बात करता है? आर्टिकल 19 इतने की बात करता है। फिर 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है, भाषा की बात करता है, लिपि की बात करता है, उनकी संस्कृति की संरक्षण की बात करता है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। आर्टिकल 30 किसकी बात करता है? तो शिक्षण संस्थान की स्थापना की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, प्रशासन करने का, अल्पसंख्यक का अधिकार की बात कर सकता है। तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। पता नहीं कौन लोग हैं जो संविधान का विरोध करने लगते हैं। महिलाओं को अधिकार दिया गया था वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के ही द्वारा मिला था। पहले महिलाएं पढ़ती थी, वो जो बड़े क्लास जो सबर की महिलाएं थी वो पढ़ सकती थी, विदेश जाते थे उनके बच्चे। लेकिन आपके मिडिल क्लास के बच्चे जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनके बच्चे कभी विदेश नहीं गए। इन्हें तो खाना पीना ही, पालन पोषण करना ही क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, तो पढ़ने की तो दूर बात है। इसीलिए तो आपके भारत सरकार द्वारा 21 से आपके जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 से शिक्षा की अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? प्राथमिक शिक्षा की बात करता है। वो भी निःशुल्क, आपको कपड़ा दिया जाएगा, खाना मिलेगा, चप्पल मिलेंगी, हर चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पर। राज्य सरकार द्वारा ये नियम लागू है। प्रश्न संख्या 34, भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? भैया भारतीयों को प्राप्त है और हमें भी प्राप्त है। हमें जो 5 अधिकार थे वो विदेशी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता उसमें। हाँ, इसमें कर सकता है, आपके विदेश से आके पढ़ सकते हैं भारत में। जैसे आपके पानीपत में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ लोग विदेशों से आके पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, विदेशी किसके हो? शत्रु देश के निवासी ना हो। जैसे आपके पाकिस्तान के निवासी ना हो। किसके निवासी ना हो? पाकिस्तान के निवासी ना हो। तो आपकी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 14 बात करता है आपकी, किसकी बात करता है? तो विधि के समक्ष समानता की बात करता है और कानून के संरक्षण की बात करता है। आपने देखा नहीं है, कोई अगर व्यक्ति अगर कहीं घूमने आता है तो उसकी क्या की जाती है, मतलब रक्षा की जाती है, देखभाल की जाती है। अगर उसके साथ में कुछ गलत होता है तो सरकार क्या करती है? तुरंत कार्रवाई करती है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध बता दिया आपको। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करती है। 21 आपके बात करती है, अनुच्छेद 21 बात करता है आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण की बात करता है। जो हमारे प्राण है ऐसी थोड़ी गवा देंगे, इसकी सरकार अनुच्छेद हमारा 21 क्या देता है? गारंटी देता है इस बात की। अनुच्छेद 21 से शिक्षा की अधिकार की बात करता है। विदेशी आके भारत में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, व्यापार कर सकते हैं। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 आपके बात करता है कुछ दिशा में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में बात करता है कि क्यों गिरफ्तारी की गई, क्या कारण है। अनुच्छेद 23 और 24 आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। 23 और 24 किसकी बात करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। और आपके
23 और 24 बात करता है शोषण। आप किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आप मानव तस्करी नहीं करवा सकते। मानव तस्करी का मतलब है किसी बच्चे को, बुजुर्ग को, महिला को या जवान को, या लड़की हो या लड़का हो या पुरुष हो या महिला हो, किसी को बेच नहीं सकते। और बाल श्रम नहीं करा सकते। ये हमारा संविधान 24 इस बात की क्या देता है, इजाज़त देता है। इसीलिए आपने देखा हुआ है जहाँ कंपनी है वहाँ लिखा होता है बाल श्रम निषेध। नहीं तो वहाँ कंपनी क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, सील हो जाएगी, अगर मालूम पड़ गया कि हाँ छोटे छोटे बच्चे इस कंपनी में काम करते हैं, बाल श्रम करते हैं। अनुच्छेद आपके 25, 26, 27 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये अधिकार आपके विदेशियों को भी प्राप्त है। किसको प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आपका आर्टिकल सी करेक्ट है, अनुच्छेद आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, अनुच्छेद सी नहीं। अनुच्छेद 35, क्वेश्चन नंबर 35, कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है? नागरिक, अन्य देशीय, राजवीन, व्यक्ति, शरणार्थी, नागरिक, शत्रु, मित्र शरणार्थी, नागरिक, अन्य देशीय, शत्रु, शरणार्थी, नागरिक, शरणार्थी, मित्र, राजवीन, व्यक्ति। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके? सी करेक्ट है। नागरिक है, अन्य देशीय व्यक्ति हैं, शत्रु है, शरणार्थी है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 आधार का है, बिल्कुल सही बात है, उल्लेख है 5 आधारों का, बिल्कुल बात सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 का, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत? तो ये कह रहा है कौन सा असत्य है, तो हमें असत्य चाहिए, गलत चाहिए, लेकिन दोनों सही हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। बिल्कुल सही बात है। देखो, नागरिकता अर्जन के 5 कारण हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी क्षेत्र को क्या कर लो, सम्मिलित कर लो। 3 प्रकार से नागरिकता आपकी हो जाती है, या तो त्याग दें, या समाप्ति, या अपहरण। मतलब आप क्या कर दें, कुछ सरकार भारत से क्या कर दें, कोई शत्रुता कर दें, किसी शत्रु देश से मिलकर क्या कर दें, कुछ गड़बड़ करा दें, तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक संघ द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य हेतु भाषा व दंड का प्रावधान है तथा ये 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रविष्ट हेतु भी शामिल है? 7A, 7A, 7 धारा 10, धारा 11। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 7 में किस में कहा गया है? 7A में कहा गया है कि भारतीय नागरिक द्वारा भारत से जो बाहर का आगे तक कोई अपराध करते हैं उसके बारे में दंड के प्रावधान की बात की गई है। किसकी बात की गई है? 7A में बात की गई है कि अगर भारत के बाहर कुछ गड़बड़ करते हो विदेश में रह के, तो उसके दंड की बात किस में की गई है? धारा 7A में बात की गई है। प्रश्न संख्या आपके 38, नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2015 में किस कार्ड धारक का विलय किस में किया गया है? पीआईओ का ओसीआई में, एनआरआई का पीआईओ में, एनआरआई का ओसीआई में, ओसीआई का आपके पीआईओ में। तो किसका किया गया था? पीआईओ का ओसीआई में किया गया था। कब किया गया था? 9 जनवरी 2015 को किया गया था। पीआईओ का मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन, ओरिजिन होता है, सॉरी क्या होता है? ओरिजिन होता है। पीआईओ को वापस ले लिया और भाई साहब क्या कर दिया गया? इसका विलय किस में कर दिया गया? आपके
OCI में कर दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कार्ड योजना क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया आपके, या इसमें जो PIO की कार्ड धारक है वो OCI कार्ड धारक स्वतः ही हो जाते हैं, ऐसे ही समझ लो। प्रश्न संख्या 39, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। जन्म के द्वारा तो हो सकती है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। देशीकरण के द्वारा हो सकती है, किसी भूभाग को सम्मिलित करके हो जाती है, बिल्कुल हो जाएगी। भारतीय बैंक में धन जमा करके, भैया यही नहीं हो सकती। ऐसे हो जाती तो कितनी करोड़पति भारत में नागरिकता प्राप्त कर लेते। यही नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगी, कोई दौरा है। प्रश्न आपका डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 40, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए आहर नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? एक आवश्यक, और इस बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत नागरिक की विदेशी मूल पत्नी, जब भैया विदेशी मूल पत्नी है तो नागरिकता हो जाएगी। जो बच्चा होगा क्या उसे नागरिकता नहीं मिलेगी? पिता के जरिए उसे क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। और पति के जरिए किसको मिल जाएगी? पत्नी को मिल जाएगी। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए थे, भैया यही नहीं मिल जाएगी। क्यों? किसकी बात आ गई? शत्रुता की बात आ गई। तो यही आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट नहीं है आपका। बाकी सब सही है। कौन सा करेक्ट नहीं है? बाकी सब सही है, यही सही नहीं है। देखो ये भी बात सही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के परपोते परपोती जो दूसरे देश के नागरिक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन किंतु उनके पितामह, मतलब जो दादा थे, दादी थी, माता थी या माता ही थी, संविधान लागू होने के समय भारतीय समय नागरिक थे, बिल्कुल मिल जाएगी इन्हें, कोई दिक्कत ना है। यही आपके OCI कार्ड नहीं ले सकते। कौन से आपके? जो भारत गए हैं वो कहाँ के हो गए? पाकिस्तान के नागरिक हो गए। जब 1947 में भारत क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, तो चला गए, जो आ गए वो ठीक है, जो चले गए फिर क्या हुआ, वो वहीं के निवासी हो गए। फिर कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 41 किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो भैया भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में। मैंने आपको पहले ही बताया था, USA में। यहाँ भारत के भी नागरिक, उस देश की नागरिकता की होनी चाहिए, और जिस राज्य में आप रह रहे हो उस राज्य की भी नागरिकता होनी चाहिए। किसी भी राज्य के आप नागरिक हैं, जैसे कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल है, तो कैलिफोर्निया के आप क्या होने चाहिए? निवासी। वो राज्य है, क्योंकि वहाँ यूनियन नहीं है, फेडरल है, कभी भी राज्य टूट सकता है। हमारा क्या है? यूनियन है, कभी नहीं टूट सकता। तो इसमें राज्य की भी नागरिकता होती है और देश की नागरिकता होती है। और हम केवल क्या कहलाते हैं? इंडियन कहलाते हैं। ना हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ना हम राज्य किसके निवासी हैं, ओनली इंडियन, भारत के निवासी हैं। प्रश्न संख्या 42, नागरिकता का अर्थ। नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार है या नहीं है? सही बात है या गलत बात है? बताइए। लोकसभा, संघ और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के मताधिकार के लिए बिल्कुल नागरिकता की बात की गई है। संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार है, बिल्कुल है। यह नहीं है पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। सिविल की बात आ जाएगी तो कहाँ पहुँच जाओगे? आपकी ये भी है भैया। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ये भी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आपके वो दो हैं। कौन कौन से? दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो भी ठीक है। तो आपके अगर पेपर में तीनों आ जाए तो आप तीनों लगा सकते हैं, और दो आ जाए तो दो भी लगा सकते हैं। ये भी करेक्ट है आपके, ये भी करेक्ट है, कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके दो बी पे जाएंगे, बी करेक्ट है। और जो UPSC आयोग था उसने आपके ऑप्शन बी माना था, 1 और 3। प्रश्न संख्या 42,
सन 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय नागरिक मतलब ओसीआई की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। ये भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ को जो किसी अन्य देश के नागरिक है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। गलत बात है सही बात है? करता है ना करता है? कमेंट करके जरूर बताएं इस बात के लिए। ऑप्शन 2, ये भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के ओसीआई कार्ड प्रदान करता है। ये ओसीआई को भारत में आम चुनाव में मतदान का अधिकार देता है। नीचे दिए गए सही का मिलान कीजिए कौन सा करेक्ट है। तो भैया तीनों ही करेक्ट है, बिल्कुल देते हैं। एक बात तो रुक गए होगे क्या क्या भैया सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। बिल्कुल सही बात है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 43। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? तो देखो, वंश के आधार पर हो सकती है, बिल्कुल होगी। पंजीकरण के आधार पर होगी, राजकीय में यह दोहरी नागरिकता नहीं होगी, यही गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है आपका? 43 का डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आपके एकल नागरिकता की बात करता है और CDS 1 आपके एग्जाम 2015 में आए हुए प्रश्न आपके देख लो। आप सोचते हो भैया गलत बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं बता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय रजिस्टर निम्नलिखित में से NPR निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन बनाया गया या बनाया जा रहा है? तो सन 2004 में यथा संतोषित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, या आपके जनगणना अधिनियम 1948 के अधिनियम UID अधिनियम सन 2010 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो NPR नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भैया ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। प्रश्न संख्या आपकी आती है 45। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल है। शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है। संपत्ति का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये बात सोच लो, ये नहीं है, ये विधिक अधिकार हो गया है। क्या हो गया है? विधिक अधिकार हो गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या बनाया गया? इसे विधिक अधिकार बनाया गया और आपके ये अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया इसको। ये केवल कैसा हो गया? विधिक अधिकार हो गया। आप सरकार चाहे तो आपके छत के ऊपर से मकान रोड निकाल सकती है, चाहे आपके खेत में से। पहले मूल अधिकार था तो ये नहीं कर सकती सरकार। कानून कार्य क्या चले जाते? उच्चतम न्यायालय चले जाते, लेकिन अब नहीं जा सकते आप। तो इसी को देखते हुए क्या कर दिया गया? आपकी संशोधन किया गया था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। संख्या 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्हता हेतु शर्तें निर्धारित की गई है। किसी भी राज्य में प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार संबंधित राज्य अध्यापकों की सेवा को शर्त निर्धारित करता है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो RTI ये सही है या गलत है? तो ये सही है, बिल्कुल बात सही है। कि आपको अगर आप क्या होना चाहिए, आप अगर इस विद्यालय में पढ़ा रहे तो आप CTET क्वालिफाई होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दे दिया था कि जो अध्यापक है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हें क्या होना चाहिए? CTET अनिवार्य क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर नहीं है तो उनको पढ़ाने का अधिकार नहीं है। उनकी मान्यता स्कूलों की क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। तो
कई अध्यापक करते, उन्होंने क्या हो गया, सुसाइड कर लिया इसी डिप्रेशन में आके, तो मामला क्या हो गया, थोड़ा ढीला हो गया। लेकिन आपको सीटेट अनिवार्य होना चाहिए। और ये क्या कौन कहता है, आपके आरटीआई अधिनियम सन 2009 कहता है। और जो अध्यापक का आगे तक नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है, तो एनसीईटी के द्वारा होती है। कहीं आपको ऑप्शन में दे दे राज्य परिषद के द्वारा, राज्य परिषद के द्वारा नहीं होती है। और आपके प्राथमिक शिक्षा क्या है, अनिवार्य है, तो बिल्कुल अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार संबंधित राज्य अध्यापकों की सेवा निर्धारित करता है, ये गलत बात है, यही नहीं है। कोई दिक्कत, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपके ए करेक्ट है, 1 और 2, तो बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। ये आपकी यूपी लोअर सब प्री संध्या 13 में आया हुआ आपका प्रश्न है। तो ये पुलिस में और होमगार्ड में कहाँ से ना आएंगे, कौन सा बच के जाएगा इसमें से आपके। प्रश्न संख्या 47, निम्न में भारत में 90% से अधिक साक्षरता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, मिजोरम, केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश। राज्य की बात की है तो आपके केरल में, यहाँ पर ऐसे समझ लो कितनी है अब आपके 94% है, कितनी 94% से लेकर अब कितनी है 96% से अधिक है यहाँ की साक्षरता दर। और आपके अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपके लक्षद्वीप है, यहाँ 90% से अधिक है, कितनी 90% से अधिक आपकी 91.85, कितनी 91.85 है कहाँ की, लक्षद्वीप की। और उसके बाद की अगर राज्य की बात की जाए तो केरल के बाद कौन आता है आपका, मिजोरम, 91% कहाँ की आपकी, मिजोरम की। पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर आपकी कौन सा आता है, मिजोरम। कौन आता है, मिजोरम। और केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पर आपके तो आता है लक्षद्वीप, 91 या पॉइंट एक ही बात है 85। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। प्रश्न संख्या आपके 48, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस वर्ग में अनुच्छेद 19 में दिए गए विधियों के विरुद्ध संरक्षण सम्मिलित है। 19 में कौन कौन सा दिया गया है आपके, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, कौन सी उसमें की गई है, तो भैया 19 में तो ना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आता है, 23 और 24 में आता है, तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार ये बाद में देखते हैं। संवैधानिक उपायों का या उपचार का अधिकार, ये भी आपके 32 में आता है, ये भी गलत हो गया। समानता का अधिकार ये आपके 14 से 18 में आता है, ये भी गलत हो गया। हमारा बचा एक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस में आता है आपके 19 में आता है, किस में आता है 19 में आता है। 19 से 22 से लेकर किसकी बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रश्न आता है हमारा 49, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 समानता का अधिकार कितने में आता है हमारा, 14 से 18 में किसकी बात की गई है, समानता की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात हमारी 18 के बाद बढ़िया हो, 19-22 में किसकी बात की गई है, तो हमारी स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर आ जाओ संस्कृति व शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, तो 29 में की गई है। और धर्म की स्वतंत्रता की बात की जाए तो आपकी 25 में 28 में की गई है, किस में की गई है 25 और 28 में। तो आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या दे रहा है, ए का, ए में दे रखा है 29-30, तो 29-30 में किसकी बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है क्या, समानता की नहीं की गई है। 14 में 18 में की गई है। तो ए का हमारा कौन सा होना चाहिए, 14-18, तो बी होना चाहिए। तो ए का 2, बी का कौन सा होना चाहिए हमारा, स्वतंत्रता हमारी कितनी में आती है 1922 में आती है, 19-22, तो बी होना चाहिए, बी का 3 होना चाहिए। और फिर क्या आता है हमारा संस्कृति, तो हमारी कौन सी में आती है, संस्कृति और शिक्षा अधिकार आता है हमारा 29 और 30, तो किस में आता है 29 और आपकी 30, तो आपके 25 से 28, 25 से 28 क्या आता है हमारा सी, सही सही सही, नो टेंशन। कौन में आता है आपका, तो आपके सी में क्या 25 से 28 क्या आता है, तो आपके धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की 25 से 28।
तो 25 से 28 आपके कौन सा आता है, C4 और D 1। डी का क्या आएगा आपके 1 आएगा। नहीं गलत बात है, डी नहीं सही बात है यार। 29-30 में क्या आता है हमारा, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आता है। तो कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। ये मिला के देख लीजिए आप, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ऑप्शन यही करेक्ट है आपके। और ये IAS 2020 में आया हुआ आपके प्रश्न है। किस में आया था, 2020 में आया था, और 2021 में मैंने IAS की परीक्षा दी थी। ये प्री क्या हो गया था, मेरा क्वालिफाई हो गया था। फिर आता है प्रश्न संख्या आपके 50। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांत और प्रावधान को प्रतिबंधित करता है। कौन करता है, उद्देश्य का, बिल्कुल। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल। मूल कर्तव्य, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो आपका ऑप्शन तीनों करेक्ट है। तो ये तो थे साथियों आज के 50 प्रश्न। 50 प्रश्न आपके ऐसे समझ लो, 50 प्रश्न ऐसे समझ लो आपके 200 प्रश्न हो गए। कितने हो गए, 200 प्रश्न हो गए आपके। तो साथियों वीडियो कैसी लगी या हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे हमें क्या मिलता है, थोड़ा मोटिवेटेड होते हैं हम आपसे ही। तो साथियों ये ऐसे समझ लो 99% आपके यूपी पुलिस और होम गार्ड में प्रश्न आएंगे जो मैंने आपको दिए गए हैं। वैसे आपको नहीं आएंगे, उससे सरल आएंगे, लेकिन आपको जब तक कठिन नहीं करोगे तब तक आपको सरल समझ में नहीं आएगा। लेकिन हर चीज़ सरल ही सरल करते रहोगे तो कैसे पता लगेगा आपको। क्या पता आपको IAS का पेपर उठा के रख दे, उसमें होम गार्ड में जो आपके प्रश्न पूछे जाए। तो ये सरल नहीं है, बहुत सरल है लेकिन सरल नहीं है। जो आपके IAS में और UP PCS में CGL में 99% पूछे गए आपके प्रश्न है, और आपकी UP पुलिस में आए हुए कुछ प्रश्न है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।